जितने लोगों का पहला क्लास है भाई, चलिए आप लोग बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे हम लोग। बायोडायवर्सिटी या हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं जैव विविधता। क्या था जैव विविधता, तो मैं एक बार 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। मैंने जैव विविधता के लिए बताया था कि एक व्यक्ति थे रेमंड, 1968 अराउंड हम लोग बात कर रहे हैं। उनका एक बुक था अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज। अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री नामक एक बुक था, उसमें बायोडाइवर्सिटी शब्द का उल्लेख पहली बार हम लोगों को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करते हैं? वाल्टर जी रोसेन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी है क्या? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के मध्य जो विविधता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कोई जंगल का कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई तालाब है, कोई झील है, वहां पाए जाने वाले जीवों के बीच जो विविधता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। फिर मैंने इसके बाद में आप लोगों को बताया था जैव विविधता के टाइप बताया था, 3 स्तर में पाया जाता है करके, आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी विविधता। इसमें जो भी इसके अंदर मैंने बताया था उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके आगे इसका मापन बताया था, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसमें मैंने 3 प्रकार बताया था, अल्फा, बीटा और गामा। उसमें से अल्फा जो डायवर्सिटी होता है उसका मतलब क्या होता है? कोई एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को ये बताता है। तो इसमें मैंने उदाहरण बताया था, जैसे कोई तालाब है या कोई भी पर्टिकुलर जगह हो सकता है, तालाब ही जरूरी नहीं है। जैसे कोई जंगल है, अब जंगल का अगर जीवों का संख्या हम देखें, यहां पर चलिए 10 हाथी है, यहां पर 5 जो है हिरन है, यहां पर ना 10 क्या है? शेर है। चलिए ज्यादा नहीं हो गया ये महंगाई के जमाने के हिसाब से। खैर, तो आप लोग देखिए टोटल कितना एनिमल हो रहा है यहाँ पर? 25। तो इस जंगल का अल्फा डायवर्सिटी कितना होगा? 25 जंतु होगा। समझ गए? अब प्रजाति डायवर्सिटी क्या होता है? तो प्रजाति डायवर्सिटी में मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं नहीं नहीं, अल्फा के बाद बीटा आएगा। बीटा में मैंने बताया था दो या दो से अधिक क्षेत्रों के बीच प्रजातियों के अंतर को बताता है। जैसे एक जंगल में हाथी, हिरन और शेर है, तो दूसरे जंगल में यहां पर हो जाएगा, चलिए एक हाथी है, दूसरा हिरन है और तीसरा में लिख देते हैं लकड़बग्घा। तो ये क्या बताता है? प्रजाति के बीच अंतर या विविधता को बताता है। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। अब गामा विविधता में क्या लिखे हो आप लोग? हाँ, पूरा का पूरा एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है, जो पूरे राज्य, पूरे देश के डायवर्सिटी को बताता है। ये 3 मैंने बता दिया था, अल्फा, बीटा और गामा। हो गया ना? अब इसके आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा, इसी में ना कंटिन्यू। इसकी कॉपी है? कॉन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, या आप लोग लिखिएगा पहले जैव विविधता अभिसमय। पहले लिख लो, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हेडिंग डाल लीजिए, गुड आफ्टरनून लाइव स्टूडेंट्स। ये हेडिंग बड़ा सा लग रहा है, ज्यादा बड़ा है नहीं है। इसमें क्या हुआ था, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका स्टोरी सुनिएगा। ये जो अभिसमय है या कन्वेंशन है, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 को हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, और पृथ्वी सम्मेलन में ही
जैव विविधता से संबंधित कुछ कुछ लाइनों को बताया गया था कि जैव विविधता क्या होगा, किस प्रकार का इसका जो है प्रारूप बनाया जाएगा। उसी को मैं बस 2 लाइन में आपको बता रहा हूं, फिर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। लिखिएगा इसमें जैव विविधता अभिसमय क्या है। पहला लाइन लिखिए, बोलो, लिखिए। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, बोर्ड में लिखा हुआ है, वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में यह अभिसमय लाया गया। यह अभिसमय लाया गया फिर आगे लिखिएगा, इस सम्मेलन में जैव विविधता से संबंधित तीन लक्ष्य निर्धारित किए गए। जैव विविधता से संबंधित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। डैश कीजिएगा और तीनों लक्ष्य का नाम लिखना। पहले नंबर पर लिखना जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा लक्ष्य लिखिएगा जैव विविधता, हाँ दूसरा लिखिए, जैव विविधता संघटकों का, संघटक को कंपोनेंट्स बोलते हैं, जैव विविधता संघटकों का सतत प्रयोग और तीसरा नंबर पर लिखिएगा बोलो, संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न, संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न लाभ का साझा वितरण, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया, फुल स्टॉप। हो गया क्या? अब देखिए, एक आप लोग नगोया प्रोटोकॉल सुने हो। नगोया प्रोटोकॉल पर्यावरण में आता है। नगोया प्रोटोकॉल क्या था? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित अभिसमय को लागू करने के लिए एक प्रोटोकॉल और लाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल। तो इसी के नीचे क्या लिखोगे, एक लाइन लिखिएगा आप लोग, लिखिए जैव विविधता के लाभ और संबंधित धारणाओं को अपनाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल लाया गया। नगोया प्रोटोकॉल लाया गया, फुल स्टॉप। हाँ बता रहा हूं मैं।
हो गया क्या? अब आप लोग इसी के नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा, नगोया प्रोटोकॉल क्या है। एग्जाम में पूछता है कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखना ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है। हेडिंग डाल लीजिए, नगोया प्रोटोकॉल। मैंने बता दिया है वैशाली, स्टाफ में मैंने सूचना दे दिया है संबंधित पीडीएफ के लिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा स्टाफ में, फिर बताइएगा मुझे, मैं एक बार और बोल दूंगा। हो गया क्या यहां तक? चलिए मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, उसको आप लोग लिखिएगा। बोलूं क्या? यह सम्मेलन यह प्रोटोकॉल जापान के नगोया में, यह प्रोटोकॉल जापान के नगोया में वर्ष 2010 में संपन्न हुए जैव विविधता सम्मेलन में अपनाया गया। इस योजना के तहत 20 लक्ष्य तय किए गए। 20 लक्ष्य तय किए गए जिन्हें आईची लक्ष्य कहा गया। फुल स्टॉप। क्या हो गया वैशाली? सीडीपी और ईवीएस दोनों चल रहा है। हो गया? चलिए शुरू करें। मैं सब जगह जा चुका हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, समझ रहे हो? अभी बीच में हूं मैं, मिडिल में। हो गया क्या यहां तक? नगोया प्रोटोकॉल में क्या लिखे हो? आईची लक्ष्य कहा गया। आगे लिखिएगा, आगे लिखना। आईची लक्ष्य हेडिंग डालिए, आईची टारगेट्स, इसी को फिर से हेडिंग डालिए। हाँ, आईची टारगेट्स। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? आपके जैव विविधता से संबंधित तो जो भी अभी समय बनाया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया नागोया प्रोटोकॉल। इसमें आप लोगों ने लिखा है कि इसमें, इस सम्मेलन में जैव विविधता के जो पक्षकार थे, उतने जितने भी देश थे, बहुत सारे देश है, सबका नाम बता नहीं सकते, वो क्या किए, आए और अपना हस्ताक्षर किए और जैव विविधता के लिए ये हमारा मापर रहेगा और ये चीजें जो है हम इसके पैमाने पर रखते हैं। तो जो आप लोग पढ़ चुके हो पहले वही सब है, इसको मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक तरह से इसको आप समझ जाइए, जैव विविधता के जितने भी प्रोटोकॉल्स है या जितने भी नियम हैं वो इसी के तहत ही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी कानून बनेंगे वो सब इसी के तहत बने हुए हैं। समझ गए क्या? आगे लिखिएगा, आईची लक्ष्य या आईची टारगेट। वो लिखना नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं, है ना? बस वो नाम लिखना है कि 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आप लोग लिखिएगा आईची लक्ष्य। हो गया क्या? लिखिए जल्दी। लिखिए, इसके दो वर्ग है, इसके दो वर्ग है, डैश। पहला नंबर पर लिखना लघु अवधिक लक्ष्य,
कोष्ठक में लिखिएगा 2020, कोष्ठक में लिखिए 2020। हो गया क्या? इसमें लिखना इस लक्ष्य के अंतर्गत जैव विविधता के उपयोग कॉमा क्या लिखे हो? इस लक्ष्य के अंतर्गत जैव विविधता के उपयोग कॉमा मूल्यों का प्रयोग उनके सुधार तथा सृजन आदि से संबंधित पक्षों को शामिल किया गया है। फुल स्टॉप। बस इतना ही लिखिएगा। अब मैं एक बार पूरा समझा रहा हूं, शांति से आप लोग सुनिएगा इसको और समझिएगा। देखिए, जैव विविधता अभिसमय या कॉन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या था? तो ये हमारे जितने भी जैव विविधता से संबंधित टर्मिनोलॉजीज है, चाहे वो उसकी सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो उसके उपयोग के लिए हो, चाहे वो उसके सृजन के लिए हो, जितने भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज बनाई गई है उससे संबंधित कॉन्वेंशन था जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। यहां पर एक सम्मेलन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन में इसके प्रारूप के लिए कुछ टारगेट्स बनाए जाते हैं और उसके टारगेट के अंतर्गत कुछ नियमों को पूरा करने के लिए एक कन्वेंशन और किया जाता है जापान में, जिसको हम लोग बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या बताता है? तो नगोया प्रोटोकॉल बताता है कि इसके अंतर्गत हम किस प्रकार के लक्ष्यों को रखेंगे। क्लियर है? तो उसमें से एक लक्ष्य है आपका आइची लक्ष्य। तो आइची लक्ष्य क्या बताता है? आप लोगों ने लिखा है, दिखाइए तो। आइची लक्ष्य ये बताता है कि जैव विविधता के उपयोग, मूल्यों का प्रयोग और उनके सुधार तथा सृजन से संबंधित पक्षों को हम लोग किस प्रकार से शामिल करेंगे। क्लियर? अब आप आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिए। हाँ हाँ, उसमें से एक है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक? नहीं 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 लिखना है, 20 के 20 को नहीं लिखना है। हो गया क्या यहां तक? देखिए, जो 20 लक्ष्य तय किया गया है ना, हाँ, 20 के 20 लक्ष्य को जब आप पढ़ोगे तो एक नया लाइन निकलेगा, समझ रहे हो? और वो नया लाइन क्या है? तो जो आइची लक्ष्य में लिखे वो नया लाइन है। तो 20 लक्ष्य का पूरा निचोड़ ही आइची लक्ष्य है, समझ रहे हो? 20 लक्ष्य का पूरा निचोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? आइची लक्ष्य बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ आ रहा है? आ गया ना? जैसे आपको मैं 20 लक्ष्य निकाल दूं, पढ़ा दूं, अब मैं उसका एक लाइन में पूरा बताना चाहूं ना, तो वो जो आइची लक्ष्य में आपने लिखा है वही आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़िए। हाँ, आगे लिखिए, हेडिंग डालना बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। अच्छा, लघु अवधि में लिखिए आप, चलिए ठीक है। अब लिखिएगा दूसरा नंबर पर, दूसरा नंबर पर लिखना दीर्घ अवधिक लक्ष्य। इसमें लिखिएगा, इसमें सन दिया नहीं गया है, ठीक है? लिखिएगा दीर्घ अवधिक लक्ष्य में
इसके अंतर्गत जैव विविधता से संबंधित लाभों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक समावेशी योजना निर्माण, दीर्घकालिक समावेशी योजना निर्माण शामिल है। हाँ, दीर्घकालिक समावेशी योजना निर्माण शामिल है, फुल स्टॉप। अब ये बुक का लैंग्वेज है ना, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं। देखिए, जितने भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कानून हैं, जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो क्या करती है, संबंधित देशों को जैव विविधता के अध्ययन करके आगाह करती है। आईयूसीएन का क्या कार्य है? आईयूसीएन क्या करता है, आप लोग नहीं पढ़े हो। आईयूसीएन क्या करता है, जो भी संबंधित देश है वहां के जंतु और पादपों का अध्ययन करता है और उसके संभावित खतरों के प्रति संबंधित देश को सूचित करता है कि आपके देश में इस प्रजाति के जीव का स्थिति ये है। तब वो क्या करता है, उसी पर रेड लिस्ट जारी करता है। तो आपको मैं आगे चलकर इन सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, रेड डाटा बुक करके पढ़ोगे आप लोग, और आईयूसीएन क्लासिफिकेशन करके आएगा। तो आप लोग नहीं पढ़े हो, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ेंगे, और जो लोग आगे पढ़ चुके हैं पहले, वो लोग सब इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर हो गया, समझ गए? अब आप लोग हेडिंग डालिए नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू ना, जैव विविधता के तप्त स्थल, इसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। जो लोग डीपी और ईवीएस दोनों ज्वाइन कर लिए है, देखिए रायपुर का बैच ज्वाइन करना है आप लोगों को, किसी और दूसरी जगह का बैच ज्वाइन नहीं करना है, लाइव स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताइए, हॉट स्पॉट क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं? हॉट स्पॉट क्या होता है? हम पर्यावरण के ना जो पारंपरिक टॉपिक है अभी तक जो आप लोग पढ़े हो उसी पे चल रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़े हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए, हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर पादप और जंतुओं की विविधता है जो किसी दूसरे जगह पर उस तरह का नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। पूरे विश्व में अब तक 36 हॉट स्पॉट जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 4 भारत में है। तो हम लोग उसी 4 के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। तो हॉट स्पॉट क्या है उसके लिए आप लोग 2 लाइन लिखिए, लिखिएगा, बोलूं? यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम लिखिए पहले, नॉर्मन मायर्स, 1988। कॉन्सेप्ट, संकल्पना इन्होंने दिया था। पहले लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं क्या बात है। हो गया, लिख लिए? देखिए, जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र, हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर
विशेष प्रकार के जंतु और वनस्पति की प्रधानता होती है जो किसी और दूसरे जगहों पर नहीं पाई जाती। इसके बारे में सबसे पहले हमारे जो पर्यावरणविद है नॉर्मन मायर्स 1988 में बताते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के रूप में चिन्हांकित करेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हॉट स्पॉट का, इसको देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? नॉर्मन मायर्स। अब हॉट स्पॉट क्या है वो लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। लिखिए। ठंडी लग रही है क्या? बंद करो एसी, बंद कर दो। किसके पास है रिमोट? चलिए ठीक। आप लोग स्वेटर पहन के आना आप कल से। चलिए लिखिए, मजाक कर रहा हूं, है ना। लिखिए, जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल वे क्षेत्र है, जैव विविधता के तप्त स्थल वे क्षेत्र है जहां जैव विविधता की प्रचुरता जैव विविधता की प्रचुरता होती है तथा स्थानीय प्रजातियों की संख्या स्थानीय प्रजातियों की संख्या भी अधिकतम होती है। फुल स्टॉप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना और आगे लिखिएगा नीचे लाइन से। विश्व में अब तक कुल 36 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो पृथ्वी के दो से 3% क्षेत्र पर विस्तृत है। यहां तक समझ आ रहा है? देखिए, आप लोग शांत रहोगे तो क्लास में भी समझ आएगा, आप हड़बड़ाओगे तो क्लास में भी नहीं समझ आएगा। अब इसी में आगे लिखिएगा। क्या लिखोगे? तो लाइन चेंज करके फिर से लिखना। किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए मापदंड के रूप में कम से कम 1500 संवहनीय पौधे, वेस्कुलर जो प्लांट है, 1500 संवहनीय पौधे, कॉमा तथा लगभग 50% से अधिक पौधे और प्रजातियां
लगभग 50% से अधिक पौधे और प्रजातियां नष्ट हो चुके हो, कॉमा, या विशेष जीवों की प्रचुरता को अपनाया जाता है। फुल स्टॉप। इसमें मैंने क्या बताया है, किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए मापदंड के रूप में कम से कम 1500 तक का संवहनी पौधे होने चाहिए, 50% से अधिक जंतु और पादप या तो नष्ट हो चुके हैं या खतरे में है, तब उसको हॉटस्पॉट घोषित करेंगे, या विशेष जीवों की प्रचुरता है उस क्षेत्र में जो दूसरी जगहों पर नहीं है, तब उस क्षेत्र को हम लोग हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। फिर नीचे लाइन से लिखिएगा, नीचे लाइन से हेडिंग डालना, भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, इंग्लिश में लिखिएगा हॉटस्पॉट इन इंडिया। कितने हैं? 4 है। अब इसमें थोड़ा सा मैप में आप लोग देखिएगा, वेस्कुलर प्लांट को बोलते हैं संवहनी पौधे। यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, हॉट स्पॉट इन इंडिया। कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है? हाँ, एक आपका हिमालय क्षेत्र, एक आपका पश्चिमी घाट, एक इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक है अंडमान निकोबार सुंडालैंड। सुंडालैंड या इसी को सुंदरलैंड भी बोलते हैं। और इसी के अंतर्गत आपके ये जो मलाया इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है ना, पूरा वृहद इंडिया जो हम लोग कॉन्सेप्ट जिस पर बात करते हैं, यहां तक के एरिया को शामिल किया जाता है। तो मैं आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 जगहों के बारे में यहां पर बताने वाला। ठीक है, चलिए फिर इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। देखो, एक समय ये सब भारत के हिस्से में था, ठीक है। और आप लोग देखिएगा, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत कहां से शुरू होता था? सम्राट अशोक के समय भारत कहां से कहां तक था? अखंड भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है, वृहद भारत या वृहद इंडिया की बात करते हैं तो हम वहां से वहां तक की बात करते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया वाले एरिया में तो भारतीय मंदिर और जो देवी देवता है उसको अलग रूप में पूजते हैं, मतलब वहां तक का जो है प्रभाव क्षेत्र रहा है। तो हम लोग इसको पूरे क्षेत्र को वृहद हॉट स्पॉट के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान में हमारा क्षेत्र केवल मुख्य भूमि तक ही सिमट गया है और कुछ आइलैंड तक, तो हम लोग केवल उसी को पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में वही तक आएगा। तो जैसा बुक में है एज इट इज, जो जो चीजें मैं वही वही आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से एक लाइन बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसी को लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, पहला जो क्षेत्र है उसमें पहला लाइन आप लोग लिखिएगा, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल के रूप में, भारत में, नहीं 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 नहीं, पहला लाइन लिखिएगा, भारत में, लिखाइए क्या लिखे हो आप लोग, आप लोग हेडिंग डाले हो ना भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र, तो उसके नीचे लाइन पर लिखिए एक लाइन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। लिखिए, भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।
जो निम्न है करके डैश करना और पहला नंबर पर डालना हिमालय। हिमालय क्षेत्र। दूसरा लिखिएगा इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा नंबर पर आप लोग लिखिएगा पश्चिमी घाट। और चौथा नंबर पर लिखिएगा सुंडालैंड या सुंदरलैंड। ये 4 क्षेत्र आप लोग लिखिएगा। हिंदी मीडियम वाले जिस शब्द को मैं अंग्रेजी में लिखता हूं उसको अंग्रेजी में भी लिखा करो। कई लोगों के कॉपी में केवल हिंदी में ही लिखा है, तो आप अंग्रेजी में भी लिख लिया करो। हो गया क्या? हो गया? चलो, जिसका हो गया वो हेडिंग डालिए हिमालय क्षेत्र। अब देखो हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार का जैव विविधता पाया जाता है। तो जंतु और पादप जो डाइवर्सिटी है इसको आप लोगों को लिखना है। तो मैं जब भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाता हूं तभी मैं इसके बारे में बता देता हूं। बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तब, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े हो इसलिए आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और तो अभी हम हॉट स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें लिखेंगे, तो जो की पॉइंट है मैं उसको आपको बता रहा हूं। लिखिएगा इसमें हिमालय क्षेत्र में लिखना। इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। फिर आगे लिखिएगा इसके अंतर्गत पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन तथा म्यांमार तक के विस्तृत क्षेत्र शामिल है। तथा म्यांमार तक के विस्तृत क्षेत्र शामिल है। फुल स्टॉप। हो गया यहां तक? अब फिर से दूसरे लाइन में लिखिएगा। लिखना इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में, इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष तथा अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन अल्पाइन वनस्पति जानते हो आप लोग? ये कोनधारी वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लिख लिए पूरा लाइन। आगे लिखिए। देखिए
जो लंबे लंबे कोनधारी वृक्ष होते हैं ना, उसको हम लोग अल्पाइन प्रकार की वनस्पति बोलते हैं। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, अल्पाइन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, जिसमें आपके कोनधारी वृक्ष मिलते हैं। दिख रहा है, इसको अल्पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब ये जो पौधा है ना, लोग घरों में गार्डनिंग कर रहे हैं तो घरों में भी लगा लेते हैं। यहाँ आपके रायपुर में भी कई लोग लगा के रखे हैं इसको। तो जरूरी नहीं है कि ये वनस्पति जो है कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में ही उग पाता हो। इसका ये ओरिजिन प्लेस बोल सकते हो, प्राकृतिक रूप से इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो यही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, अगर पूछता है क्वेश्चन में तो आप बोलोगे हिमालय रीजन में। तो आप लोग ब्लैक हेडेड सारस कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक रूप से पूछ दिया, या आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछ दिया, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप लोगों का दूसरा क्लास है ये, तो आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। और डेमो क्लास भी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो पाता है। टॉपिक कंटिन्यू होगा तब आपके क्लास में पूरा सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, इसी में लिखिए, यहां जंतुओं में हिम तेंदुआ, मैं यहां पर लिख रहा हूं नाम ना, हिमालय वाले रीजन के लिए लिख रहे हैं। यहां जंतुओं में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा उड़ने वाली गिलहरी जैसे जीव पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। अब थोड़ा सा इस जीव के बारे में आप लोग सुन लीजिएगा। हिम तेंदुआ तेंदुए की एक प्रजाति है जिसको हम लोग स्नो लेपर्ड बोलते हैं, और ये बर्फीले दूर दराज रिमोट एरिया में पाए जाते हैं। ये प्रकृति से शर्मीले होते हैं, शर्मीला का मतलब समझ रहे हो, इंसानों को देखकर ये दूर भागता है, इंसान जैसे नहीं शर्माता है भाई, ध्यान रखिएगा। कस्तूरी मृग क्या है, तो कस्तूरी मृग जो है उसके नाभि में एक सुगंधित ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूटियल ग्लैंड। ये जो प्रीप्यूटियल ग्लैंड होता है उसमें एक सुगंधित पदार्थ बनता है प्राकृतिक रूप से, और यही सुगंधित पदार्थ मादा जो हिरन है उसको रिझाने का काम करता है। तो ये केवल और केवल मेल के बॉडी में पाया जाता है, और इसी हिरन को हम लोग कस्तूरी हिरन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है उड़ने वाली गिलहरी, इसको उड़न गिलहरी हम लोग बोलते हैं। ये पंख लगा के उड़ता नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। इसके पास होता है ऐसा मसल्स जो इसके आगे पैर, आगे वाले हाथ और पीछे वाले पैर दोनों से जुड़ा होता है। क्या नाम है इसका गिलहरी का, उड़न गिलहरी। आगे पढ़ाऊंगा कहां पर मिलता है। दिखा रहा हूं मैं फोटो आप लोगों को, ये। अब ये जो है उड़न गिलहरी, हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सामने वाला जो पैर है और पीछे वाला जो पैर है, बायोलॉजी में ना हाथ और पैर के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं लिम्ब। सामने है तो फोर लिम्ब और पीछे है तो हैंड लिम्ब। तो इसका फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब दोनों ना मसल से कनेक्टेड रहता है। तो जब ये ऊंचे ऊंचे वृक्षों से जंप लगाती है तो ऐसे ग्लाइड करते हुए ये कुछ दूर तक उड़ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको उड़न गिलहरी बोलते हैं। ये पंख लगाकर पक्षियों जैसे उड़ता नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू ना, आगे लाइन से लिखना, उच्च जीव प्रजातियों की विविधता, उच्च, नेक्स्ट लाइन से लिखो, उच्च जीव प्रजातियों की विविधता एवं प्रचुरता, डायवर्सिटी एंड रिचनेस, इस क्षेत्र में पाई जाती है।
फुल स्टॉप। बस इतना आप लोग हिमालय में लिखेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है इस क्षेत्र के बारे में तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। देखिए, हिमालय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में इसलिए चिन्हांकित किया गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप लोग देख रहे हो दिनों दिन तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है जानते हो ना? हिंदी में वैश्विक तापन बोलते हैं, या ग्रीन हाउस गैसों के कारण वातावरण का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो इससे ग्लेशियर और पहाड़ों में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रहे हैं। जब वो पिघलेंगे तो वहां की बायोडायवर्सिटी क्या होगी? प्रभावित होगी। तो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है इससे अछूता नहीं है भाई। पहले जहां तक बर्फ गिरती थी और जहां तक बर्फ जमती थी, अब वो एरिया खिसकते जा रहा है। पहले जहां बर्फ होता था वहां पर अब बर्फ नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है विभिन्न प्रकार के ऐसे पादप और जंतु के लिए फेमस है जो दूसरे जगह पर नहीं मिलते। तो इसको हॉट स्पॉट के रूप में क्या किया गया है? चिन्हांकित किया गया है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा नंबर पर कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। हेडिंग डालिए, इंडो बर्मा रीजन। फास्ट हो रहा है क्या? चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूं, ठीक है ना? आप लोग नोट्स बनाइए, क्लास में ही जो बोल रहा हूं वही आपका नोट्स है भाई। आप लोग स्कूल कॉलेज में कैसे बनाते थे नोट्स, वैसे ही बनेगा। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए लिखिए, आगे लिखिए, इंडो बर्मा के बारे में लिखते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र इंडो बर्मा हॉट स्पॉट का, उत्तर पूर्व क्षेत्र इंडो बर्मा हॉट स्पॉट का प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत भारत का संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अंतर्गत भारत का संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र सम्मिलित है। कोष्ठक में लिखना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर। कोष्ठक में लिखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर, फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट लाइन पर लिखिए, बोलो क्या? इस वृहद हॉट स्पॉट में, इस वृहद हॉट स्पॉट में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तथा दक्षिणी चीन शामिल है। हो गया क्या? फिर आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इस वृहद हॉट स्पॉट के अंतर्गत, इस वृहद हॉट स्पॉट के अंतर्गत लगभग लगभग 13,500
संवहनीय पादप प्रजातियां 13,500 संवहनीय पादप प्रजातियां आती है, जिसमें लगभग 7,000 पादप प्रजाति स्थानीय है। स्थानीय मतलब लोकल। आगे लिखिए, एक लास्ट लाइन और। इस क्षेत्र में 1,277 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 74 स्थानीय प्रजाति है। सेवेंटी फोर आगे लिखना। हाँ, उसी में एक लास्ट लाइन और। लगभग 430 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती है। 430, 430। हाँ, ये हो गया आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। अब नेक्स्ट लिखिएगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट लिखिए पश्चिमी घाट। हो गया क्या? चलिए लिखिएगा। देखिए, जो भी कंटेंट मैं बता रहा हूं ना, अभी तक के टीचर भर्ती में जो प्रश्न पूछ रहे हैं सब कवर हो जाएगा इसमें। आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका कंटेंट जो पढ़ोगे वही आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पूछा जा रहा है उसी पर एकदम फिट बैठता है। सारे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं टेस्ट लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा। आगे लिखिएगा। हाँ, एक टॉपिक आप लोगों का होने देते हैं, उसके बाद लेंगे। जो कल आए हैं उसका तो दूसरा क्लास है आज, और मैं शनिवार को टेस्ट ले दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। लिखिए आगे। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। लिखिए इसके बारे में। इसमें भारत का संपूर्ण पश्चिमी घाट, इसमें भारत का संपूर्ण पश्चिमी घाट शामिल है। यह श्रीलंका तक फैला हुआ है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, यह हॉटस्पॉट क्षेत्र अरब सागर क्षेत्र के समानांतर, समानांतर मतलब पैरेलल, अरब सागर क्षेत्र के समानांतर लगभग 1,500 किलोमीटर तक, 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
हो गया। एक लास्ट लाइन और लिख लीजिए। पश्चिमी घाट का अधिकतर भाग पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिमी घाट का अधिकतर क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। फुल स्टॉप। अच्छा, भारत में जब मानसून आता है तो कहाँ पहले आता है? हाँ, केरल में। और केरल जो है आपका वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। नीलगिरी रीजन, बायोजियोग्राफिकल रीजन में मैं बताऊंगा कि ये जो है ना कितने स्टेट में फैला हुआ है। आपका गुजरात से लेकर के जो कच्छ की खाड़ी है वहां से लेकर के पूरा तमिलनाडु तक आता है ये। और पूरे रीजन में पर्वतीय क्षेत्र है और बहुत ज्यादा घने जंगल है। नीलगिरी का घना जंगल जहाँ चंदन के वृक्ष के लिए फेमस है। आपका जो सीडीएस था ना हमारा जनरल बिपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हुआ था। तो बहुत ज्यादा घना जंगल है ये। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र में पढ़ाऊंगा। 10 क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें विस्तृत पढ़ेंगे यहाँ पादप और जंतु कौन सा पाया जाता है। उसके मैं फोटोज भी दिखाऊंगा। जितने भी जंतु और पादप पढ़ेंगे सबके इमेजेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें भी टाइम है। ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन पर। सुंदरलैंड या सुंदरलैंड लिखिए। सुंदरलैंड या सुंदरलैंड। हो गया। हम्म, नीलगिरी के जंगल तमिलनाडु है शायद, मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं है मुझे। जंगल बस का नाम याद है मुझे। हो गया क्या यहां तक? चलिए लिखिएगा इसमें। इसमें भारत का निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से शामिल है। इसमें भारत का निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से शामिल है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? लगभग अराउंड, हाँ, अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है ना वो एक ग्रुप है। और उस एरिया में लगभग 572 आइलैंड है। समझ रहे हो? तो उसमें से मुख्य रूप से ये जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो निकोबार द्वीप समूह के लिए है। ठीक है, दो ही तो है। एक आपका इधर है, हाँ बस दो ही है, जिसमें लक्षद्वीप में ना लगभग 32-33 द्वीप है। और उसमें भी से 4 से 6 हैबिटेशनल है। बाकी जो है उतना ज्यादा सही नहीं है। और वो कोरल रीफ पर बना हुआ है, एग्जाम में पूछता है। तो मैं कोरल रीफ इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसके बारे में। बाकी सब इसमें, हाँ, ये तो आप लोग भूगोल में पढ़ोगे, है ना। जो मेरे विषय में आएगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, 572 इसमें बता रहा हूं मैं, और 32 या 33 इसमें है। ठीक है, 36 है क्या? हाँ, तो 36 के आसपास। तो आप लोग जोड़ लीजिए, इतने ही है। और बाकी छीटपुट कहीं पर मिलते होंगे तो वो काउंटेड नहीं है भाई, छोटा मोटा जो होगा वो। चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखिएगा। इस बृहद हॉट स्पॉट में इस बृहद हॉट स्पॉट में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, सिंगापुर, फिलीपींस, सिंगापुर को एक स्टूडेंट सिंघनापुर लिखे थे, सनी सिंघनापुर वाला सिंघनापुर। तो पूछ लिया करो, फिलीपींस लिखना है ना।
के क्षेत्र सम्मिलित है। हो गया क्या? फिलीपींस के क्षेत्र सम्मिलित है, ऐसा लिखना। हो गया? आगे लिखो, इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में, इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में 3,500 से अधिक, इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में 3,500 से अधिक पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं। फिर आगे लिखिएगा, इस क्षेत्र में लगभग आर्किड की, आर्किड क्या है जानते हो? कोई तो हाँ बोल देते हैं। हाँ ठीक, प्लांट। इस क्षेत्र में क्या लिखे पूरा लाइन? हाँ, इस क्षेत्र में लगभग आर्किड की 25 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। फुल स्टॉप। और जो नहीं जानते हो ऑर्किड क्या है वो देख लो आप लोग, फूल है ये। हम्म, ये इसको हम लोग ऑर्किड बोलते हैं। ऑर्किड नेचुरली जहां पर मिलता है वो इपीफाइट के रूप में मिलता है। इपीफाइट किसको बोलते हैं? जो पौधा किसी बड़े पौधे के ऊपर ऐसे उग जाता है और पोषण वगैरह उसी से लेता है। ये एक्चुअल में जंगल में ही ऐसे मिलता है, किसी बड़े पौधे के ऊपर ना ऐसे चिपका हुआ, या किसी शाखा में या किसी तने में चिपका हुआ मिल जाता है। इसको हम लोग इपीफाइट के रूप में जानते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, इसको घरों में गार्डनिंग में सब जगह पर यूज करते हैं। तो ये नर्सरी वगैरह में लगा रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, देखे हो ना। चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? और आप लोग एक बार जहां तक हुआ है एक बार पढ़ के आइएगा, और नहीं समझ आएगा तो मैं आऊंगा उसी समय, मुझे पूछ लेना, मैं उसको 5 मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है?